हाँ, गुड आफ्टरनून क्लास 12 के स्टूडेंट्स। जैसा कि तुम लोग जानते हो, पिछला वीडियो मैंने भेजा था इंग्लिश पोइट्री से। अभी पोइट्री ही चल रही है। इंग्लिश पोइट्री लेसन 3 तक जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और उसको पोस्ट कर दिया गया है। जिस पोयम में 4 स्टेंजा है तो 2-2 स्टेंजा करके पढ़ाया जा रहा है, 6 है तो 3 दिन लिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जा रहा है। आप लोग बुक को खरीद लीजिए, ले लीजिए और वीडियो के माध्यम से, किताब की सहायता से जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका भली भांति अध्ययन कीजिए और एक नोट्स तैयार कीजिए। अब जो है आपके इंग्लिश पोइट्री चैप्टर 4 में, जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एलिसन का नाम है, पोयम का नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये कंपोजर है, कवि का नाम है थॉमस ग्रे। इस कविता को लिखने वाले हैं थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे जो है स्वयं एक छोटा सा गांव है और छोटा से गांव के कब्रिस्तान पर गए हैं और उस कब्रिस्तान पर बैठे हुए हैं। शाम का समय है और वहां पर वो देखते हैं कि यहाँ पर जो निर्धन लोगों की कब्र हैं, जिस कब्र में निर्धन लोगों को दफन किया गया है, उनकी कब्र बहुत छोटी बनाई गई है, सकरी बनाई गई है और उनको उसी स्थान पर दफनाया जा रहा है जहां पर उनके पूर्वजों को दफनाया गया है। तो यहाँ कवि देख करके गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं थॉमस ग्रे और शोक प्रकट कर रहे हैं। और उसी शोक में उन्होंने इस कविता को, इस पोयम को उन्होंने कंपोज किया है, लिखा है। एलेजी माने शोक गीत होता है। फ्रॉम एन एलेजी रिटेन, एक शोक गीत लिखा हुआ इन ए कंट्री चर्च। कंट्री मैंने गांव का, ये चर्चयार्ड मैंने होता है कब्रिस्तान। एक गांव के कब्रिस्तान में लिखा हुआ शोक गीत थॉमस ग्रे का है, जो पोयम के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो वहां पर उन्होंने देखा है कि जो गरीब लोग हैं, पुअर मैन लोग हैं, उनके कब्र को बहुत छोटा बनाया गया है, बहुत सकरा बनाया गया है और उनके अंदर उन मृत मरे हुए अमीर लोगों को उसके अंदर दफनाया गया है। उनका कहना है कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनके पास काफी धन दौलत है, शक्ति है, तो वे लोग, उन लोगों को अपने शक्ति, अपने धन दौलत, धन संपत्ति और शान की बखान नहीं करनी चाहिए और उसके साथ साथ अमीर लोगों के परिश्रम का उपहास नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों के जाने के रास्ते एक हैं और दोनों अंत में मृत्यु को ही प्राप्त करेंगे। मृत्यु सबकी निश्चित है और चाहे अमीर हो, पैसे वाला हो या चाहे गरीब हो, निर्धन हो, दोनों के जाने के मार्ग एक ही हैं और एक दिन दोनों लोग कहाँ जाएंगे? उसी कब्र में दफन किए जाएंगे। इसलिए अमीर लोगों को गरीब लोगों के प्रति जो है उनके कार्य का, उनके परिश्रम का उपहास नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस प्रकार की बात कवि जो है समझाते हुए अपने पोयम में लिखे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। पहला संज्ञा है द कर्फ्यू टोल्स। जो भी डिफिकल्ट वर्ड इसमें आएगा उसको बाद में मैं बता दूंगा, नीचे नोट कर दूंगा। द कर्फ्यू टोल्स
the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. पहला समझा है। इसमें कवि थॉमस ग्रे क्या शोध करते हुए क्या कह रहे हैं? द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर की शाम के समय, एट इवनिंग, शाम के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटी की आवाज होती है, टोल सुनाई पड़ती है। द नेल बने ये भी होता है बजने वाली घंटी। अब पार्टिंग डे, दिन का समाप्त होना, यानी शाम का समय आना होता है। पार्टिंग डे बने शाम का समय आना या दिन का समाप्त होना। मतलब यहाँ थॉमस ग्रे बता रहे हैं कि पार्टिंग डे, दिन समाप्त हो रहा है, सायंकाल की बेला आ रही है और उस समय शाम के समय गिरजाघर की बजने वाली घंटी, गिरजाघर की बजने वाली घंटी की आवाज टुल्स होती है, सुनाई पड़ती है और शाम का समय है। वो नियमित रूप से रोजाना शाम के समय गिरजाघर की घंटी बजाई जाती है और आसपास के लोगों को उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। तो कभी कब्रिस्तान में हैं, बैठे हुए हैं, शाम का समय है और शाम के समय गिरजाघर की बजने वाली घंटी की आवाज बजती है और उन्हें सुनाई पड़ती है। दिन समाप्त हो रहा है, शाम हो रही है, पार्टिंग डे। और शाम के समय क्या होता है? द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। ली बने होता है ग्रास लैंड, चरागाह होता है ली का मतलब। और वाइंड स्लोली, धीरे धीरे वायु, मंद पवन चलती है। हर्ड बने पशुओं का समूह होता है, झुंड होता है। लोविंग का मतलब होता है धीरे धीरे बोलते हुए या धीरे धीरे जम्हाई लेते हुए। तो सेकेंड लाइन है द लोविंग हर्ड, पशुओं का झुंड, शाम का समय है, पशुओं का झुंड धीरे धीरे क्या होता है? जम्हाई लेते हुए घर की तरफ आ रहा होता है। वाइंड स्लोली, और धीरे धीरे मंद पवन चल रही है, हवा बह रही है। ओवर द ली, अब पशुओं का जो झुंड है वह चारागाह से आ रहा है, ग्रासलैंड से। सुबह का गया है और शाम के समय वो घास को चरने के बाद, अपना भोजन करने के बाद पशुओं का झुंड धीरे धीरे जो है वो अपने घर की ओर जम्हाई लेते हुए आ रहा होता है। तीसरी लाइन द प्लाउमैन, किसान होता है, कृषक, किसान। होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, सुबह के समय अपने खेत में काम करने गए और काम करते करते शाम के समय वेरी वे, थक करके, अपनी थकावट से वह क्या करता है? वह धीरे धीरे वो भी होमवर्ड अपने घर की राह की ओर चल देता है, घर की ओर आ रहा होता है। सुबह के समय का गया हुआ किसान अपने खेत में दिन भर काम करने के पश्चात थक जाता है और शाम के समय वह थक करके धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ रहा होता है, होमवर्ड, घर की तरफ आ रहा होता है। और यहां दिया है प्लॉट्स का मतलब होता है की ओर आना। होमवर्ड माने घर होता है, प्लॉट्स माने की ओर, घर की ओर। हिज वेरी वे, अपने थकावट से, थक करके, वह मार्ग होता है, वह किसान जो है थक करके अपने घर की ओर आ रहा होता है। ये सभी पंक्तियां शाम की बेला को ही प्रकट कर रही हैं, शाम के समय को प्रकट कर रही हैं, क्योंकि शाम का समय है। एंड लीव्स, और रह जाता है, छूट जाता है। कब्रिस्तान में कौन छूट जाता है? सभी लोग आते हैं, कब्रिस्तान से होकर मार्ग जा रहा है गांव की तरफ, और सब लोग आते हैं
उस रास्ते को पकड़ करके धीरे धीरे अपने गांव की ओर चले जाते हैं। कब्रिस्तान पर अकेले अगर बच जाता है तो एंडलेस द वर्ल्ड, कब्रिस्तान पर बच जाता है डार्कनेस एंड टू मी। कभी कहते हैं थॉमस ग्रे, मैं अकेले कब्रिस्तान पर बच जाता हूं, रह जाता हूं और अंधेरा रह जाता है, बाकी सभी लोग अपने घर की ओर, अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं। इस तरह से पहले स्ट्रेंजा में कवि थॉमस ग्रे ने शोक प्रकट करते हुए उस समय को प्रकट किया है जिस समय वह कब्रिस्तान में है। अब जो है एक बार और समझ लीजिए, स्ट्रेंजा का भाव बता देते हैं। द कर्फ्यू, रोजाना की तरह शाम के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटी की आवाज टोल्स बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, दिन के समाप्त होने पर तथा शाम होने के बेला को वो बताती है। द लोविंग हर्ड, पशुओं का झुंड धीरे धीरे जमाई लेते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए अपने घर की ओर चला आता है। कहां से? उबरदरी, चरागाह से पशुओं का झुंड धीरे धीरे अपने घर की ओर आ रहा होता है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाट्स हिज वेरी वे, और किसान सुबह के समय का गया हुआ अपने खेत में काम करते करते किसान शाम के समय थक जाता है, वेरी हो जाता है। अपनी थकावट के पश्चात वह क्या करता है? प्लाट्स होमवर्ड, घर की ओर आ रहा होता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड, और उस कब्रिस्तान पर रह जाता है। कौन रह जाता है? टू डार्कनेस एंड टू मी, अंधेरा और मैं, अंधकार और मैं, अकेले उस माने कब्रिस्तान पर हम लोग रह जाते हैं, बाकी सभी लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। शाम का समय है। सेकेंड स्ट्रेंजा में थॉमस ग्रे क्या बता रहे हैं? सेकेंड स्ट्रेंजा में यही है, थॉमस ग्रे कब्रिस्तान पर हैं और चारों तरफ कब्रों को देख रहे हैं। वहां पर कब्रों को देखते हैं और देख करके यही महसूस कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार से निर्धन लोगों की कब्रें बनाई गई हैं और उस कब्र के अंदर उन लोगों को हमेशा के लिए सुलाया गया है। बेनीथ बने होता है अंडर यानी नीचे। दोज रजेड एल्स, रजेड बने पुराना हो जाना, एल्स बने होता है वृक्ष, जंगली वृक्ष होता है। दैट यू ट्रीज का मतलब ये भी एक प्रकार का वन वृक्ष है। बीनीथ बने होता नीचे, बीनीथ दोज रजेड एल्स, उन पुराने वृक्षों के नीचे, तथा दैट यू ट्रीज से, और जंगली, एक प्रकार के जंगली वृक्ष की छाया में, वन वृक्ष की छाया में। यू ट्री वन वृक्ष होता है, शेड बने होता है छाया में, वन वृक्ष की छाया में और पुराने जंगली वृक्षों के नीचे। फेयर हीप्स, जहां पर ढेर लगाया गया होता है, ढेर लगा होता है, मिट्टी का ढेर लगा होता है। द टर्फ इन मेनी ए मोल्डरिंग हीप, और जो मिट्टी का ढेर लगा होता है, और मिट्टी का ढेर हीप में भी ढेर होता है, मोल्डरिंग वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मोल्डरिंग नष्ट होना, मिट्टी का ढेर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, खंडित होकर के समाप्त हो जाता है, और उस पर जो है जंगली घास उग जाती है। टर्फ में जंगली घास होती है, जंगली घास जो है उस पर उग जाती है, और धीरे धीरे जंगली घास जो होती है वो बढ़ती जाती है, इतना बढ़ जाती है कि वह जो है पूरे कब्र को ढक लेती है। वहां कवि है, कवि देख रहा है। चौथी लाइन में है, each in his narrow cell for ever live, और कभी कहते हैं प्रत्येक इन हिज अपने सकरे, नैरो बने होता है सकरा, तंग होता है, छोटा होता है, कहिए नैरो सेल बने होता है कब्र, ग्रेव होता है। प्रत्येक अपने सकरे कब्र में फॉर एवर लेट, उन
निर्धन लोगों को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है, दफना दिया गया है। द रूड फोरफादर्स ऑफ द हेमलेस स्लीप, उस स्थान पर दफनाया गया है जहां पर उनके जो पूर्वज हैं, अशिष्ट पूर्वज हैं, फोरफादर्स ऑफ द हेमलेट, है ना। एक छोटा हेमलेट में छोटा सा गांव होता है, स्लीप माने जहां पर उनके पूर्वजों को छोटे से कब्रिस्तान में हमेशा के लिए लेटाया गया है, दफन कर दिया गया है। उसी स्थान पर, उसी कब्रिस्तान में निर्धन लोगों की कब्रों को सकरा किया गया है। अब प्रत्येक सकरे कब्र में उनको हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। इस तरह से कवि थॉमस ग्रे जो है निर्धन लोगों की कब्रों को देख करके दुख प्रकट कर रहे हैं, इस शोक गीत को लिख रहे हैं, कविता के माध्यम से है। तो आज मैंने 2 स्टेंजा आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया है, उसके भाव को बताया है। 2 स्टेंजा और शेष इसमें पोयम में है, जिसको मैं कल बताऊंगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आज का एक्सप्लेन किया जाएगा। इन दोनों स्टेंजा में जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उसको भी मैं नोट कर देता हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके आधार पर इसके भाव को समझिएगा। जो भी कुछ पढ़ाया गया है आपके हित के लिए पढ़ाया जा रहा है। समय चूंकि ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कीजिए, घर पर मेहनत कीजिए, क्योंकि समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तैयारी सबको मिलकर करनी है। डिफिकल्ट वर्ड है, दोनों स्टेंजा का डिफिकल्ट वर्ड मैं बता दे रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कर्फ्यू पहला वर्ड है। कर्फ्यू मैंने होता है सायंकाल घंटी की आवाज। कर्फ्यू संध्याकालीन घंटी की आवाज। इसके बाद है टोल्स वाले बजती है। नेल, नेल का मतलब घंटी की आवाज होता है। दोनों का अर्थ वही है। नेल बन होता है घंटी की आवाज। नेल में इस घंटी की आवाज है। इसके बाद है पार्टिंग डे, दिन का समाप्त होना, शाम का समय आना। पार्टिंग डे होता है, इसको हमने लिख रहा है। लोविंग, लोविंग लोविंग का मतलब होता है गाय की आवाज। गाय की आवाज, द साउंड ऑफ द काउ। हर्ड मैंने समूह होता है। ली, ली का अर्थ होता है ग्रास लैंड, इसको कहते हैं चरागाह। घास का मैदान होता है ली। प्लॉट्स की ओर आना, प्लॉट्स है टुवर्ड्स, कमिंग टुवर्ड्स, की ओर आना, की ओर आना, ये प्लॉट्स है, की ओर आना। वियरी वेक मतलब होता है थका हुआ। वियर में थकना होता है टायर्ड, थका हुआ।
बीनीथ मैंने नीचे होता है रजेड, रजेड में होता है समय के साथ, समय के साथ पुराना होना, समय के साथ पुराना। इसके बाद है समय से पुराना हो जाना। इसके बाद है शेड में छाया होता है, इल्स बने होता है जंगली वृक्ष होता है, और यू ट्रीज बने होता है एक प्रकार का जंगली वृक्ष। यू एक प्रकार का वन वृक्ष, एक प्रकार का वन वृक्ष होता है यू। इसके बाद है हीप्स बने होता है मिट्टी का ढेर, हीप्स बने होता है मिट्टी का ढेर। मिट्टी का ढेर लगा होता है टर्फ, टर्फ बना होता है जंगली घास, जंगली घास, जंगली घास टर्फ होता है। इसके बाद है मोल्डरिंग, नष्ट होना, मोल्डरिंग, मोल्डरिंग में होता है रुइन, नष्ट होना। नष्ट होना मोल्डरिंग होता है। इसके बाद है हैमलेट में होता है छोटा गांव, हैमलेट छोटा गांव, स्मॉल विलेज। इस तरह से चौथा जो पोयम है उसका 2 स्टेंजा मैंने पढ़ाया बताया, उसके डिफिकल्ट वर्ड को मैंने नोट किया है, नोटबुक पर तैयार करिए, याद कर लीजिए और इसकी सहायता से इस पोयम को समझिए। बाकी 2 स्टेंजा कल मैं इसको बताऊंगा। आज बस इतना ही रहेगा बच्चों, धन्यवाद।